Hello students, welcome to PIS online classes of physics. Today we will discuss about important questions related to board exam. जो फर्स्ट चैप्टर अपन आज डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 17 और अपन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी रिलेटेड रेडिएटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिलेटेड टू। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी होती है आप जानते हो वो इक्वली शेयर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है एवरेज एनर्जी डेंसिटी वो किससे रिलेटेड होगी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर दोगे, क्या, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो नेक्स्ट देखें, वेव रिलेटेड टू टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। ये टेली कम्युनिकेशन आर, तो आप जानते हो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम से जो रिलेटेड वेव होती है वो माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव के बारे में कुछ और बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो माइक्रोवेव है उसकी वेवलेंथ होती है 0.001 मीटर टू 0.1 मीटर। ओके, ठीक है, इसका यूज़ है वो माइक्रो ओवन में होता है आप जानते हो, और कहाँ का होता है, तो स्पीड गन्स में होता है और नेविगेशन सिस्टम में होता है, रडार नेविगेशन सिस्टम में होता है। तो ये आपने पढ़ा था। अब इसमें देखें तो जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी किसका यूज होता है, माइक्रोवेव्स का उसके अंदर क्या होता है भाई, यूज होता है। और आपको पूछ ले माइक्रोवेव जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, तो वैक्यूम ट्यूब्स लाइक मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन, गन डायोड। और आपने ये देखा हो तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, 2017 में आया था मे बी। ये जो मैग्नेट्रॉन जो है वैक्यूम ट्यूब उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस होगी, तो कौन सी होगी, माइक्रो। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, माइक्रोवेव। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट पजेस एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम और इंफॉर्मेशन। तो देखो बेसिकली आपने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसकी मेन आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। और उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी भाई प्रोपोगेशन एंड नेचर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि भाई एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जब भी स्पेस या फिर ट्रेवल में प्रोपोगेट होती है, ट्रैवल करती है स्पेस के अंदर, तो ये एनर्जी कैरी करती है और वो एनर्जी इक्वली शेयर्ड होती है किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही था। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी सरफेस पे, जैसे मिरर हो गया या टोटली ऑब्जर्वर सरफेस है, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर इंसिडेंट होगी तो अपना जो मोमेंटम है वो उसे ट्रांसफर करेगी। तो मोमेंटम भी इसके पास में होता है। इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे टाइप आपने पढ़े, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। और आपने देखा था ये जितने भी वेव्स हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं, तो रेडियो वेव्स करती क्या है, इन्फॉर्मेशन को ही ट्रांसफर करती है। जो भी इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस, जैसे आप टीवी या रेडियो सुनते हो तो आपने देखा हो तो भाई बहुत ज़्यादा दूर पे जहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ना, जैसे सपोज करो मुंबई के अंदर है ना ब्रॉडकास्ट हो रहा है कोई, है ना, तो आप टीवी में देख पाते हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से यहाँ तो आ रही है। आपने कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम भी देखा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो है क्या, तो वो डेटा, डेटा जो है इन्फॉर्मेशन है उसी का ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफर करती है, बट चार्ज का जो ट्रांसफर है वो ये नहीं करती। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, वो बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। इफ ई एंड बी आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। बताओ भी, आपने ये पढ़ा है कौन सी प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसकी प्रॉपर्टीज उसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर मोशन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को सपोज करो जेड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ के परपेंडिकुलर, और बोथ के परपेंडिकुलर मतलब ई और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन करेगी। तो कौन सी डायरेक्शन जाएगी, एक्स डायरेक्शन में जाएगी, फिर ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड नहीं जा सकती, वो मैग्नेटिक फील्ड की साइड नहीं जा सकती। तो देखो कह रहा है ये, देन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग ई बी, ई डॉट बी एंड ई क्रॉस बी। यहाँ पे इनके ऊपर वेक्टर भी आप लगा लेना, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाए लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर भी आएगा, वो आप थोड़ा ध्यान रखें, ऊपर वेक्टर भी लगाना है आपको। इसका जो लास्ट ऑप्शन है ई क्रॉस बी, ये इसका क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है आप पढ़ें, देखो द हाइट ऑफ ए टीवी टावर इज h मीटर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, देन ड्यूरिंग टीवी ट्रांसमिशन द एरिया ऑक्यूपाइड इज। देखो भाई ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप हो गया क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप। जैसे ये एक आप सपोज कर लीजिए टावर हो गया, थोड़ा सा मैं इसे देख, ये तो एक क्या हो गया अभी, ऐसे टावर हो गया, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये लो। और ये अर्थ की सरफेस से इसकी जो हाइट है वो अपन ले लेते हैं, कितनी है, देखो ये h, कितनी है h। अब ट्रांसमीटर है, अब ये क्या करेगा, आपने स्पेस वेव प्रोपगेशन में पढ़ा था, इस साइड देखो ये ऐसे, इस साइड ऐसे, दोनों साइड, या फिर अपने राउंड में चारों तरफ क्या करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा था ये जो डिस्टेंस होती है, ये इसे अपन बोलते हैं डी, ठीक है, जिसे ट्रांसमिशन डिस्टेंस अपन बोलते हैं, या LOS बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इस डी की जो वैल्यू है, डी में और एच में क्या रिलेशन होता है आप जानते हो कि डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2r और h। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2rh, ये रिलेशन बिटवीन ट्रांसमिशन डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एंटीना है, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है, इसे थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे, देखेंगे आप। देखें तो ये जैसे मैंने बना दिया, ये टावर हो गया, ठीक है, और इसने इस साइड क्या किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज दी, इस साइड क्या भेज दी, आगे की साइड ही भेजेगा, पीछे की साइड। तो नीचे की साइड देखो आप देखें तो ये एक सर्कल बन गया, ऐसे बना कि नहीं बना, और इस सर्कल में यहाँ पे ये एक एरिया बना है, इतनी दूर तक ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज सकता है, इस साइड भी भेज सकता है, आप देखें तो इस साइड भी भेज सकता है, इस साइड, और ये इस साइड ही भेज सकता है, ठीक है। और नीचे वाला ये एरिया होगा, आप जानते हो जैसे अगर ये एरिया देखें अपन सर्कुलर है, आपने 10th क्लास में भी एक लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ा हुआ कि अपन एक पोल के ऊपर एक कैमरा लगा दें, तो कैमरा कितना एरिया कवर कर सकता है, कितना एरिया उससे अपन सी कर सकते हैं। तो देखो इस साइड नीचे की साइड देखो ये एक सर्कल बन गया, तो इतना एरिया अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं इस नीचे वाले सर्कल की रेडियस पूछूं तो इसकी क्या रेडियस बताना आपकी ट्रांसमिशन डिस्टेंस के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो बताओ एरिया आएगा कितना, तो एरिया आप लिखोगे, एरिया कितना आ जाएगा, पाई, पाई नीचे सर्कल है लेकिन सर्कल की रेडियस कितनी है, डी, तो पाई इंटू डी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और डी की जो वैल्यू है, अब आप जानते हो डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू होती है, देखो आप जानते हो डी इज इक्वल टू होता है कितना, अंडर रूट ऑफ 2r और h, होता है कि नहीं होता, चलो ये बात आपको पता है। अब बताना मेरे को, अगर ये डी की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो सेंटर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू कैन से दैट a इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए आप, पाई और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2rh का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट कैंसिल आउट होने का जो लास्ट आंसर अपने निकलेंगे, लास्ट आंसर कितने लेंगे, 2 अंडर रूट तो हट गया, पाई r और h ले लेते हैं, आप स्मॉल ले रखा है इसमें, ठीक है, तो इसके आंसर होगी 2 पाई RH। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। तो अब अपना ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है पाई r स्क्वायर, सेकेंड में पाई h स्क्वायर, थर्ड में 2 पाई RH, और तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है आप देखें, थर्ड ऑप्शन वो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे मैंने आंसर भी लिख के दिया है, आप आंसर देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उस पर अपन चलते हैं। देखो यहाँ आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता दिया है, देखो, पर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं एक बार, देखें क्या कर रहा है, विच रेडिएशन एज लिस्ट वेवलेंथ, सबसे कम जो वेवलेंथ है वो कौन से रेडिएशन की होगी, ठीक है। तो अपन ये देख लेते हैं। तो देखो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में आपने 2-3 चीज़ें नोटिस की थी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आपने टाइप पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसके आपने टाइप पढ़े, तो कैसे पढ़े थे आपकी याद हो, देखो कुछ ऐसे आपने पढ़े थे, टोटल आपने 7 टाइप्स देखे थे ऐसे। अब इन जो 7 टाइप्स है इनकी बात करें अपन, तो 7 टाइप्स में देखो फर्स्ट
अब अगर मैं इन्हें इस साइड देखो, जो आप ऊपर की तरफ जाओगे ऐसे, तो यहाँ पे आपकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर आप नीचे की तरफ आते हो, नीचे की तरफ, तो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और अब मैं आपको टाइप बता देता हूँ। फर्स्ट आपने पढ़ा था रेडियो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ भाई, रेडियो वेव। ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा था, आपकी याद हो तो, कि माइक्रो, कौन सी थी, माइक्रो। ठीक है। फिर आपने पढ़ा था, देखो इसके बाद में नेक्स्ट था इंफ्रारेड, था कि नहीं था भाई, इंफ्रारेड। ठीक है। फिर आपने पढ़ा था विजुअल लाइट, और आप जानते हो विजुअल लाइट में फिर अगेन 7 कलर्स हो जाएंगे, है ना। और उन 7 कलर्स का जो ऑर्डर है विबग्योर, सबसे ऊपर मैं रेड लिखूंगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो रेड। और नीचे नीचे क्या आ जाएगा, वॉयलेट आ जाएगा, और बीच में फिर आप वो 5 कलर्स और लिख सकते हो। ठीक है। फिर देखें आप अल्ट्रा वॉयलेट, क्या था, अल्ट्रा वॉयलेट। उसके बाद में फिर एक्सरे, और लास्ट था अपना कौन सा, गामा। ठीक है। अब यहां आप देखें तो अपने को जो क्वेश्चन में कह रहा है विच रेडिएशन हैज लिस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, तो आप जानते हो ऊपर की तरफ चलेंगे तो लार्जेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी रेडियो की, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है किसकी, गामा की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना एक्स रे, क्योंकि एक्स रे, बीटा रे, गामा रे और रेडियो रे में सबसे कम, सॉरी एक्स रे नहीं भी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रखा है, किसकी होगी सबसे कम लिस्ट वेवलेंथ होगी अपनी गामा की। इसे आप थोड़ा सही कर लेना, ये गामा आएगा यहाँ। ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो कह रहा है मार्क द ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट जो है आप ढंग से पढ़े, देखो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्यूपाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। थोड़ा सा आप इसे देखें, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे, तो डायग्राम देख लें आप। देखो ये मैंने बना ली वाई एक्सिस, ठीक है, और इसके बाद में ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस, और ये इधर मैंने बना ली क्या, जेड एक्सिस। ठीक। अब इसमें आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये तो कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर वाला कौन है, आप देखें तो ऊपर वाला वो अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब ध्यान से देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। उसके बाद में ये अपना जो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं एक साइकिल कंप्लीट किया इसने, और यहाँ आ गया जीरो पे आ गया। तो सेम टाइम में, सेम टाइम के अंदर आप देखें, नोटिस करें तो ये देखें यहाँ से चला था मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ कितना हो गया, जीरो हो गया। फिर इधर वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया। फिर मैक्सिमम से ये जीरो पे आया, तो इधर से ये भी जीरो पे आ गया। तो इसका मतलब दोनों एक साइड अपनी क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर रहे हैं। ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये जीरो पे आया तो ये भी जीरो पे आ गया, आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है। उसके बाद में ये देखो इधर मैक्सिमम पे चला गया, तो इधर से ये मैक्सिमम पे चला गया, और फिर ये जीरो पे आया तो ये भी जीरो पे आ गया। तो दोनों एक साथ क्या करते हैं, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, फिर करेक्ट हो गया। चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये तो अपना फर्स्ट इक्वेशन था, ये भी करेक्ट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो ये तो भाई करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपने को तो रॉन्ग ऑप्शन देखना है, रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट अपना क्या है, आप देखें तो नेक्स्ट है अपना कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो भाई आपने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई में, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जेड में, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और इधर प्रोपगेट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन क्या है इसका, ये कह रहा है पैरेलल, तो पैरेलल नहीं होता, क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर होम द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन आर पॉसिबल। ग्राउंड वेव है ना प्रोपगेशन की अगर अपन बात करें, थोड़ा सा आप देखें, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता क्या है। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्या है, अपनी अर्थ की सरफेस है, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना की हाइट अब बहुत कम होगी। इस वजह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो नियर द अर्थ होगी, देखो कुछ ऐसे। और ये जो अर्थ है, अर्थ अर्थ क्या करती है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो इसे आगे लेके जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या करेगा, केवल इसे ऐसे मोशन कराएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे आगे खींचेगा, आगे लेके जाएगा। आगे एक वेव चलती है, जब ऐसे चलती है, मोशन भी हो रहे हैं और आगे भी चल रही है, तो आगे कौन लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऊपर कौन ले जाएगा, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, तो वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ अगर आप देखें कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है, तो जैसे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये क्या है, रिसीविंग एंटीना, और ये अपनी चल रही है इलेक्ट्रॉन, तो नियर द अर्थ सरफेस चलेगी ऐसे, और ये क्या हो जाती है, वर्टिकली पोलराइज्ड हो जाती है। इसका मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि अर्थ क्या कर लेती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसे अब्जॉर्ब कर लेती है और छोड़ती किसे, केवल वर्टिकल को। और आपको पता है, देखें भाई, मोशन जो है वो कुछ ऐसा होगा, एक तो करके ऐसा मोशन कराएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट केवल यूं ऐसा मोशन कराएगा, ऐसे ऐसे ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, और आगे की साइड कौन खींचेगा, तो हॉरिजॉन्टल खींचेगा, तो आगे की साइड खींचेगा तो फिर कुछ ऐसे वेव बन जाएगी। अब अर्थ ने क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा दूर तक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आगे लेके जा रहा है उसी को अब्जॉर्ब कर लिया, तो आगे जा नहीं पाएगी। तो इसीलिए कि जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होता है उसके अंदर जो रेंज होती है, ट्रांसमिशन की रेंज, वो नियर बाय 500 किलोमीटर इतनी ही होती है भाई, कितना, 500। एंड जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो भी बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे तो ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा, तो 1 मेगाहर्ट्ज इतनी होती है। तो इसका मीन तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी एंड लो रेंज, जो सूटेबल आंसर अपना करेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी रेंज भी लो रखनी है, और डिस्टेंस, सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो तो है ही है लेंथ, और बाकी जो ट्रांसमिशन डिस्टेंस की रेंज है वो भी क्या होगी, वो भी अपनी लेस ही होगी। तो इसमें आप पढ़ें लो रेडियो फ्रीक्वेंसी एट लो रेंज भी आ गया नाम, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी एट लो रेंज, लो रेडियो फ्रीक्वेंसी एट हाई रेंज एंड हाई। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 8 आपने डिस्कस कर लिया पहले ही, देखो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो क्या है, आप देखें तो, हाँ, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स द मोड यूज्ड आर, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वन प्लेस अनदर प्लेस पे अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो अपने पास में टोटल 4 मोड्स होते हैं। टोटल कितने, 4 मोड्स का मतलब मेथड्स, तो टोटल 4 मेथड्स होते हैं। अब 4 में जैसे आरबीसी बोर्ड की बुक की अगर अकॉर्डिंग चले अपन 3 मोड्स अपने को बेसिकली दे रखे हैं, बट एक सैटेलाइट मोड भी होता है जहाँ से स्काई वेव बना, जो रेडियो वेव को ट्रांसमिट नहीं कर पाता, वो सैटेलाइट से ट्रांसमिट होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। पर यहाँ देखिए, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन से बिल्कुल ट्रांसमिट कर सकते हो, भेज सकते हो, आप प्रोपोगेट कर सकते हो, स्काई वेव से कर सकते हो, स्पेस से। तो ऑल ऑफ दिस, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी, करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये न्यूमेरिकल है। इन ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 2 वोल्ट, देन मॉड्यूलेशन फैक्टर। देखो आपने ये पढ़ लिया कि जब अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाते हैं तो जो 2 तरह की वेव आप पढ़ते हो, एक होती है अपनी मॉड्यूलेटिंग वेव, एक होती है अपनी कौन सी वेव,
कैरियर वेव, ये कौन सी होती है भैया, आप जानते हो, कैरियर वेव। ये कैरियर वेव है जो कैरी करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई, इसे हाई फ्रीक्वेंसी वेव भी बोलते हैं। तो देन जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो कैरियर वेव जो है ना, कैरियर वेव की बात अपन करें, कैरियर वेव का ओनली एम्पलीट्यूड चेंज होता है। अब लेट अस सपोज एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, वो कैसे हुआ कि जो इसका मैक्सिमम जो चेंज होने की बात है, जैसे चेंज हो गया सपोज करो, ये देखना आप, ये था अपना कौन सा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये था कैरियर, और दोनों के मिक्स होने से ये बन गई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, कुछ ऐसे बन गई, सपोज कर लें आप। तो अब इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम तो दे रखा है अपने को कितना, अगला कह रहा है कि 10 वोल्ट, और मिनिमम कह रहा है कितना है कि 2 वोल्ट। समझ में आ रही बात है? तो ऐसे दे रखा है। आपने मॉड्यूलेशन फैक्टर पढ़ा है, मॉड्यूलेशन फैक्टर देखो म्यू, म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है देखो ए एम अपॉन ए सी के इक्वल, ठीक है। और एक होती है मैक्सिमम और मिनिमम के होल में, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन अपॉन ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम, ठीक है। बट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, अगर म्यू को आपको परसेंटेज में निकालना हो तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ देखें आप, तो अपने को दे रखा है मैक्सिमम मिनिमम, आप जानते हो इसमें कि भाई जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है, वो ये है मॉड्यूलेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला है, ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम ए प्लस ए मिनिमम, या ए एम अपॉन ए सी, ठीक है। अपने को वैल्यू दे रखी है, देखो ए मैक्सिमम की कितनी वैल्यू दे रखी है 10, यहाँ 10 पुट कर दिया, ए मिनिमम की जगह कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो 10 माइनस 2 10 प्लस 2 और मल्टीप्लाई, आप देखें तो डिवाइड कर लोगे जब इसे आप, तो ये आ जाएगा 2/3, ये इसके हो जाएंगे आंसर। और अगर इसे परसेंटेज में निकालना होता तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर निकाल देते। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ये कह रहा है मॉड्यूलेशन फैक्टर ऑफ ओवर मॉड्यूलेटेड वेव। हाँ भाई, मॉड्यूलेशन फैक्टर की बात कर रहा है, तो आप देख सकते हैं मॉड्यूलेशन फैक्टर बोले तो म्यू, म्यू म्यू की जो वैल्यू है वो होती है ए एम अपॉन ए सी, ए एम अपॉन ए सी। और म्यू की हेल्प से आप क्या बता पाते हो कि मॉड्यूलेशन की क्वांटिटी कितनी हुई है, मॉड्यूलेशन हुआ कितना है एग्जैक्टली। तो यहाँ मैंने कुछ डेटा लिखे हैं, देखो म्यू की वैल्यू अगर जीरो आ गई देन यू कैन से दैट जीरो मॉड्यूलेशन, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गई तो और बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन हो गई, और म्यू की वैल्यू 1 to 0 के बीच में है ना, पॉइंटों में दे रखी है, देन नॉर्मल मॉड्यूलेशन है। अब अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को कह रहा है अगला कि जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है ऑफ ओवर मॉड्यूलेटेड वेव, उसके लिए मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना होगा, तो ग्रेटर देन 1। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मेन सोर्स है, क्यों प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे यूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दोनों होंगे। अब आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, तो देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि चार्ज, चार्ज क्यू अगर ये रेस्ट है, रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट में, तो ओनली प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज है मूविंग कंडीशन में, और मूविंग कौन सा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बट ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट। बट जब आपसे पूछ ले कि चार्ज है वो कैसा मोशन कर रहा है, चार्ज चार्ज अपना मोशन कर रहा है कैसा, एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड, देन क्या होगा, तो ध्यान से इसे आप समझेंगे, थोड़ा सा देखें। तो एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, देखो एक्सीलरेटेड, देन क्या होगा, तो एक्सीलरेटेड मोशन से देखो सबसे पहले से चार्ज है ये मूवमेंट कर रहा है यू 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 यू,
चार्ज मूवमेंट करेगा, करंट आएगी। अब ये करंट यूनिफॉर्म होगी या फिर वेरिएबल होगी, तो ये तो डिपेंड करेगा चार्ज कैसा मोशन कर रहा है। चार्ज कर रहा है एक्सलेटेड यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो करंट जो प्रोड्यूस होगी वो भी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल बोल सकते हो। अब ये जो वेरिएबल करंट है, ये करंट क्या करती है, जैसे करंट कैरिंग वायर है तो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये करंट वेरिएबल करंट एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। ईएमआई एंड एसी यानी चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा है कि एक वेरिएबल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करेगा नहीं करेगा। देन यू कैन से दैट सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और दोनों के सुपर पोजिशन से क्या प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बातें समझ में आ रही है, इन दोनों के सुपर पोजिशन से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो आंसर जो अपना आएगा वो क्या आएगा, स्टेशनरी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बट वेरिएबल, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्म से नहीं होती। और यहाँ सेकंड ऑप्शन देखें, चार्ज है वो मूविंग कंडीशन में तो है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज, बिल्कुल ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपको बतानी है। तो आप जानते हो, देखो विजुअल लाइट की बात अपन कर लेते हैं। विजुअल, तो विजुअल लाइट में 7 कलर्स होंगे विबग्योर, तो टोटल कितने कलर होंगे भाई, 7। ये मैंने 7 कलर लिख दी, ठीक है। इस साइड जब आप मूव करोगे तो अपनी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दैट मीन्स लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है रेड कलर की, किसकी, रेड कलर, ओके ठीक है। अब ये जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो होता कितना है वो देख लें आप। सबसे लेस वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, और वो कितनी होती है, 380 नैनोमीटर, और जो लार्जेस्ट होती है वो होती है 780 नैनोमीटर, नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना हो तो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लें। फर्स्ट ऑप्शन में जो बातें कह रहा है 780 टू 1 नहीं, रॉन्ग, 150 नहीं, 380 नहीं, और लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, एंड नीचे इन मीडियम। देन यू कैन से दैट, आप जानते भी हो, देखो वैसे तो डायरेक्ट जानते हो, फॉर्मूला होता है म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, बट निकालोगे कैसे, इस सी की जगह लिख दोगे 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी यानी लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम है ना, और वी मीडियम में, तो मीडियम में कितनी होती है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू आर से, और एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एप्सिलॉन आर से। तो ऊपर की साइड से देखो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन जो आंसर आएगा वो ओनली क्या आ जाएगा अपना, तो आंसर ओनली आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ म्यू आर और एप्सिलॉन आर। देख लें ये करेक्ट हो, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, सी। नेक्स्ट देखें 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखो भाई यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पूछी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, बट थोड़ा डेटाबेस है तो आपको देखो इसे लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसे कैलकुलेशन थोड़ी करोगे इतनी देर तक। तो देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी इज इक्वल टू होता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन के वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है ना, ओमेगा अपॉन के, ये आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो
इक्वल आती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की। जब म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आप पुट करोगे और इसे जब कैलकुलेट करोगे देन ये जो डेटा है ये वाला क्या 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये अपना आएगा 2 पॉइंट समथिंग 2.9 इंटू 10⁸ और इसे आप अप्रोक्सीमेट लिख पाओगे कितना 3 इंटू 10⁸। ओके देन जो आंसर अपना यहाँ पे वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप देख सकते हो। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ भी आरबीसी बोर्ड में 2017 सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ भाई देख लें द वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरे। एक्सरे की जो वेवलेंथ रेंज है वो कितनी होगी थोड़ा सा इसे आप देखो ढंग से लर्न करने की कोशिश करना भी। सबसे पहले आप जानो देखो तो सबसे ऊपर होता है रेडियो और सबसे नीचे होता है गामा। ऊपर रेडियो रेडियो और नीचे होता है गामा गामा ठीक है। अब जो रेडियो है उसकी जो वेवलेंथ है वो लार्जेस्ट होती है और ऑलमोस्ट ये स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है 10⁻² से यानी पॉजिटिव में पावर रहती है और ये 10⁻14 ऊपर की तरफ मूव करते हैं। रेडियो के आपको टाइप पता है रेडियो भी है ना रेडियो उसमें भी आपने 4 टाइप्स पढ़े होंगे एक हाई रेडियो एक लो रेडियो और बीच में एक आता है टीवी और एक आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो टोटल है ना 4 है आपको याद रखनी है। देखो पहले हाई रेडियो एम्पलीट्यूड रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव यानी एएम रेडियो वेव फिर टेलीविजन या फिर रेडियो की टीवी की टेलीविजन की भी आपको फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ सकता है। तो टीवी की होती है 55 या 54 टू ऑलमोस्ट 890 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज तक ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें आप इसे। तो यहाँ देखें आप जो ऊपर ही ऊपर है वो क्या है रेडियो और नीचे नीचे है वो क्या है गामा ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एक्सरे की होगी कम कम कितनी होगी तो देखो आपने एक याद कर रखी है किसकी गामा की सॉरी माइक्रो की लर्न कर लें 0.001 मीटर टू 0.1 मीटर। इसके मैंने बता दी पावर किस में रहेगी पॉजिटिव में 10⁻² मीटर से स्टार्ट होगी। नीचे की तरफ आओगे तो आपको पता है फिर इसकी जस्ट बाद में आता है इंफ्रारेड और फिर विजुअल की आपको पता है माइनस में पावर जानी स्टार्ट हो जाती है 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट पे नीचे की साइड चलोगे तो अल्ट्रा वायलेट। अब अल्ट्रा वायलेट जस्ट क्या है नीचे है किसके नीचे है विजुअल के और विजुअल की लास्ट देख लें आप विजुअल में लास्ट किसकी होती है वॉयलेट की कितनी होती है 380। तो जो आप देखें थोड़ा सा इसे मैं एक बार दोबारा बनाऊं देखें यहाँ पे रेडियो आ गया माइक्रो आ गया इंफ्रारेड आ गया और उसके बाद में आया वॉयलेट। अब वॉयलेट सॉरी विजुअल में देखें तो आप कैसे ऊपर ऊपर रेड फिर विबग्योर स्टार्ट कर दो नीचे नीचे आ गया वॉयलेट और वॉयलेट के जस्ट नीचे फिर होता है क्या इन ये अपना अल्ट्रा वॉयलेट। तो इसका मतलब अल्ट्रा वॉयलेट जो है रीजन वो कहाँ से 380 से जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा। 380 के जस्ट नीचे आप सपोज करो 380 से नीचे आ जाओ आप तो 370 350 ये किसके होंगे तो ये होंगे अपने अल्ट्रा वायलेट की। अगर मैं वैल्यू निकालूं 380 इंटू 10 टू की पावर कितनी चली गई -9 चली गई नैनोमीटर है ना। तो ये आएगी वैल्यू 10 टू की पावर -9 में ठीक है। ये किसकी वैल्यू है आपसे अगर ये वाली जीरो हटा दूं तो यहाँ पे आ जाएगी 10 टू की पावर -8 ठीक है। 38 इंटू 10 टू की पावर -8 होती है वॉयलेट की। अब इससे नीचे आओगे तो पावर और माइनस होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर पूछे एक्सरे का तो अल्ट्रा वॉयलेट के जस्ट नीचे होता है एक्सरे। अब ढूंढे देखो आंसर अब आंसर ढूंढे आप तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फर्स्ट आंसर रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग होने का रीजन आपसे पूछ ले तो रॉन्ग क्यों हुआ 10 टू की पावर -8 तक ये 10 टू की पावर -8 तक तो कौन होता है वॉयलेट होता है पर यहाँ एक्सरे पूछा है गलत हो गया। सी ऑप्शन कैसे गलत हुआ क्योंकि वहाँ पावर पॉजिटिव है। तो जो बी ऑप्शन है देखो 10 टू की पावर -8 से नीचे आओ नीचे तो 10 टू की पावर -11 ये किसके लिए है तो ये हो गया अपना एक्सरे के लिए। ओके स्टूडेंट्स चलो
नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो अपने टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर, सॉरी 16 क्वेश्चन टोटल अपन ने कर लिए। अब चलते हैं यहाँ पर 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो ये मैंने बताई भी थी, ये तो ऑप्टिक्स के अंदर भी बताई थी आपको, और दोबारा बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर कैसी होती है? तो नेचर होती है इसकी ट्रांसवर्स। कैसी होती है भाई? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब जिस साइड वेव प्रोपोगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं? पार्टिकल मोशंस कर रहे हैं। भाई मीडियम के बेस पे जो वेव है उसके दो टाइप होते हैं, आप जानते हो। एक कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल। एक कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल है, जैसे इधर वेव चल रही है, सपोज करें आप, वेव जो है ना, वेव वो इस साइड मूव कर रही है, इस साइड ऐसे। तो पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल पार्टिकल भी भैया इसी साइड ऐसे ही मूव करेंगे, ऐसे, या तो इधर आएगा या इधर चला जाएगा, ऐसे 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 यूं। बट अगर मैं ट्रांसवर्स की बात हो तो वेव इधर जा रही है, तो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? ऐसे, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। और आपने पढ़ा भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए आप, तो हो जाएगा मैकेनिकल ना ट्रांसवर्स। तो क्या हो जाएगा भाई? ट्रांसवर्स। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी आई ऑन ए टोटल रिफ्लेक्टर सरफेस। हाँ भाई, टोटल रिफ्लेक्टर, जैसे मिरर होता है, प्लेन मिरर, टोटल रिफ्लेक्टर है। कैसे? यूं वेव आ गई भी, और यूं वापस चली गई, ऑलमोस्ट वापस चली जाती है। टोटल 99% थोड़ा बहुत तो ऑब्जर्वेशन होता है, टोटल तो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं है। टोटल रिफ्लेक्ट कोई सरफेस नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत तो ऑब्जर्व करेगी ही करेगी। ठीक है, बट यहाँ पे यूं आई और यूं वापस चली गई। तो इस कंडीशन में आपको पूछे टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, तो प्रेशर का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो, P is equal to I upon C, where I is the intensity and C is the velocity of electromagnetic wave in vacuum। तो ये होता है I upon C, किसके लिए होता है? ऑब्जर्वर के लिए। टोटली ऑब्जर्व करे तब, मेन फॉर्मूला ये। बट टोटली रिफ्लेक्ट कर दे देन क्या आता है फॉर्मूला? तो फिर वो आता है 2I अपॉन सी। इतना कितना आता है? 2I अपॉन सी। आगे देन इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज डिस्कवर्ड बाय। एग्जिस्टेंस के बारे में किसने बताया था? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एग्जिस्टेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये तो बताया था मैक्सवेल ने, याद रखना, मैक्सवेल। और जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो सबसे पहले दिया था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने तो केवल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है, सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आया था, है ना, तो वो अपना था हर्ट्ज उसमें। और जो अपना ये आपको पूछा डिस्कवर्ड किसने किया था, एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती नहीं करती, वो आप याद रखना है कौन? मैक्सवेल। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आए तो हर्ट्ज आप करोगे, और अगर एग्जिस्टेंस से आए तो मैक्सवेल आप करो। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया था हर्ट्ज ने, और ये ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्काई वेव प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर। स्काई वेव प्रोपोगेशन कब यूज में लोगे आप? तो आपने पढ़ा है किसके लिए? स्काई वेव प्रोपोगेशन जो है उसमें जो वेव है वो कैसे मूव करती है, ये मैंने अर्थ सरफेस बना दी। ये क्या है? ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब यहाँ से वेव देखो प्रोपोगेट हो गई, ये यूं चली गई, नीचे आ गई, यूं चली गई, नीचे आ गई, यूं चली गई, नीचे आ गई रिसीवर के पास में। ऊपर क्या होता है? ऊपर कहाँ से आती है? ये टोटली रिफ्लेक्ट होके, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट है, तो यहाँ होती है ऊपर क्या? आइनोस्फेयर की लेयर। तो आइनोस्फेयर से क्या आती है? रिफ्लेक्ट होके नीचे आती है स्काई वेव प्रोपोगेशन में। ठीक है, एक और बात आपने ये भी पढ़ा है कि स्काई वेव जो प्रोपेगेशन है वो किसके लिए? लॉन्ग वेव ट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है स्टूडेंट? लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज। यहाँ थोड़ा सा आप समझे देखें, यहाँ से ये अर्थ की सरफेस, यहाँ से मैंने वेव भेजना स्टार्ट किया है, वेव भेज रहा हूँ, वेव देखो भाई, ये वेव जा रही है ऊपर, ऊपर जा रही है, ये वेव जा रही है ऊपर, ये वेव जा रही है ऊपर, ये वेव जा रही है ऊपर। अब ये तीन वेव जो थी ये तो वापस आ गई, ये एक वापस नहीं आ पाई। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, कि जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊपर जा रही हैं और स्काई वेव से प्रोपोगेशन कर रही हैं, वो इन्हें स्काई वेव बोलते हैं। कौन सी वेव बोलेंगे इन्हें? स्काई वेव, क्योंकि स्काई वेव से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएंगी। ये कौन सी वेव है? स्काई वेव। तो स्काई वेव से जब टोटली रिफ्लेक्ट होकर नीचे की साइड जब ये आएंगी तो कौन सी वेव नीचे नहीं आ पाती? तो वो वेव नीचे नहीं आ पाती जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। जैसे टीवी वाली है, टीवी टीवी कितनी होती है? 55 या 54 मेगाहर्ट्ज। तो टीवी वाली वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टीवी की जो है, वो कभी भी स्काई वेव प्रोपोगेशन से नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे वही आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 30 मेगाहर्ट्ज से लेस। तो इसका मतलब टीवी जो सिग्नल्स होते हैं उनका प्रोपोगेशन स्काई वेव प्रोपोगेशन से आप या स्काई वेव प्रोपोगेशन मोड से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टीवी वाली कितनी होती है? मैंने बताई है आपको, बहुत बार बताया है, 54 टू 890 मेगाहर्ट्ज। और लिमिट कितनी है स्काई वेव में? 30 से लेस रखो भैया, तभी नीचे आएगी वापस, वरना नीचे नहीं आएगी, फिर निकल जाएगी, पेनिट्रेट कर देगी, भेद देगी, पार कर देगी। किसे किसे पार कर देगी? तो स्काई वेव के अंदर आपने पढ़ा है क्या? आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को, यहाँ होता है आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर को पार कर देगी। तो देखो, एक छोटी डेफिनेशन काम में आती है, याद रखना आप। क्रिटिकल क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ये वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जहां तक आप रखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो लोड के नीचे आ जाएगी। अगर इससे ज़्यादा कर दोगे तो फिर वही लोड के नीचे नहीं आएगी, फिर वो कहाँ जाएगी? तो फिर वो सैटेलाइट के पास जाएगी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो गई तो फिर वो आइनोस्फेयर को पेनेट्रेट करके और ऊपर निकल जाएगी, और ऊपर की साइड फिर और क्या बच गया अब स्पेस के अंदर? तो सैटेलाइट बच गई। तो सैटेलाइट के पास चली जाएगी और सैटेलाइट फिर वापस भेजेगा नीचे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में आ सकता है कि जो टीवी वाली है, टीवी वाली सिग्नल वो ऊपर चले गए, पर आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज इस इतनी होती है। तो 30 से तो ज़्यादा ही है ना, क्योंकि स्काई वेव प्रोपोगेशन के अंदर जो लिमिट है वो कितने की है? 30 से ज़्यादा नहीं। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ तक रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ सकती है। इसका फॉर्मूला भी होता है अभी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, देख लें आप। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, आप ध्यान से देखें। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी इज इक्वल होता है 9√n मैक्सिमम, वेयर n मैक्सिमम इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आइनोस्फेयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो है। ये फॉर्मूला होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालने का। ओके, ठीक है। तो देखो, अगर नीचे लेके आना है तो 30 से कम रखो भैया, 30 से कम। तो देख लेते हैं अब अपन, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम में आता है फ्रीक्वेंसी 30 से कम। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है अपना। बैंड विड्थ डिपेंड्स अपॉन, ये बैंड विड्थ किस पे डिपेंड करती है? बैंड विड्थ, तो देखें भाई, बैंड विड्थ के बारे में अपन देख लेते हैं। तो आपने याद हो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था आपने, खूब डिटेल में, उसी की बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटेड वेव लास्ट में आती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव वो कैसी आती है? देखें आप, ए सी साइन ओमेगा सी टी डेरिवेशन के बाद में, प्लस म्यू ए सी अपॉन टू साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, और फिर प्लस माइनस म्यू ए सी अपॉन टू साइन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और इंटू टी। ये है उस वेव का इक्वेशन। और इस वेव के इक्वेशन में आप देखें तो कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1, 2 और 3, तीन फ्रीक्वेंसी काम। ये एंगुलर है, बट ये एंगुलर है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को तो एफ से लिखते हैं ना, एफ से। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी? ये एंगुलर है, ये एंगुलर और एंगुलर। इसे बोलते हैं अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर नाम याद रखना, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, अभी बात ये सारी अपने को पता चल गई। अब निकालते हैं बैंड की विड्थ। तो बैंड बना लेते हैं पहले, बैंड बनेगा कैसे वो देखें आप। तो बैंड डायग्राम बनाते हैं। तो इधर ले लेता हूँ मैं वाई एक्सिस पे, तो ले लेता हूँ एम्पलीट्यूड को, लो भाई इधर है एम्पलीट्यूड। इधर ले लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले ली। अब बना लेते हैं डायग्राम। तो बैंड कैसा बनेगा देखें। तो बैंड जब बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ ले लिया मैंने ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम,
यहाँ ले लिया ओमेगा सी और यहाँ ले लिया ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ठीक है, ठीक है। अब बैंड बना लेते हैं, बताना जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है तो बताओ कितना है एम्पलीट्यूड। तो यूं आपने एक बैंड बनाया, ये लो सर, ये है ए सी, म्यू ए सी अपॉन टू। ठीक है, जब ओमेगा सी है तो बताओ बैंड बनाओ, तो ये आप बनाओगे, ये लो, ये इतना है, इतना एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी है, ए सी। ठीक है, मैं कहूँ ओमेगा सी प्लस ओमेगा, तो दोबारा कितना है, इतना ही है, इतना कितना, म्यू ए सी अपॉन टू। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे भी आप नोट्स में देख लें, म्यू ए सी अपॉन टू है। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम पे भी एम्पलीट्यूड म्यू ए सी अपॉन टू है, और ओमेगा सी पे ए सी है। तो बताओ बैंड कितना है, बैंड की विड्थ देखें ना आप, तो बैंड की विड्थ तो भैया इतनी है, ये लो, इतना बड़ा बैंड बना, इतना बड़ा, ये इतना बैंड, ये आपने चैप्टर नंबर 10 में ही पढ़ा था। कितना है बैंड की विड्थ, कितनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इतनी है। तो बताओ बैंड की विड्थ कैसे निकाली जाए। तो बताओ इसमें से अगर इसे माइनस कर दे तो बैंड की विड्थ आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो देखें यही किया है, माइनस किया है। देखें एंगुलर बैंड विड्थ किसे माइनस कर दिया, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में से इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया, तो माइनस कर लेना आप, ये आ जाएगा 2 ओमेगा एम, ये आ गया। बट ये तो एंगुलर विड्थ आई है, हमें निकालनी है लीनियर विड्थ। तो एंगुलर से लीनियर कैसे लाएं, तो देख लेते हैं एंगुलर और लीनियर में क्या रिलेशन होता है। देखिए आप रिलेशन निकाल लेते हैं अपन। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, आप जानते हो ओमेगा एंगुलर इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब जो भी एंगुलर में आ रहा है उसे 2 पाई से डिवाइड कर दो, अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगुलर में कितना आ रहा है, एंगुलर में आ रहा है 2 ओमेगा एम, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 2 पाई से। बट ये तो कट ही नहीं रहा, ओमेगा एम की जगह क्या लिख दूं, क्या इसे मैं 2 पाई एफ एम लिख सकता हूँ, एफ और नीचे एम लिख सकता हूँ, और आगे एक 2 पहले से है। देखो ओमेगा एम की जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई एफ आ जाएगा, और नीचे एम लग जाएगा, और आगे एक 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और नीचे है 2 पाई, पाई से पाई चला गया, 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया। देन आंसर क्या है, तो आंसर देख लें आप, यहाँ देख लें, ये देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ये देख सकते हो आप, ये वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आ गया 2 एफ एम। तो भैया 2 ओमेगा एम तो होती है एंगुलर, और 2 एफ एम होती है भैया क्या, लीनियर। तो किस पे डिपेंड कर रही है भाई बैंड विड्थ, ऑप्शन देख लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेव, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन क्या है, देखो एफएम पे डिपेंड करें ना, एफएम पे, एफएम पे, तो यहाँ पे एफएम, एफएम का मतलब, एम का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेव। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो करेक्ट हो गया इसका बी। ओके, चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हाँ भाई, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी काम में आती है, याद रखना एक्सरे। कौन सी काम में आती है, एक्सरे, याद रहेगा आपके। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है तो एक्सरे काम में आएगी। और एक्सरे का यूज वैसे सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज किसके, कैंसर के, उनको भी अगर डिस्ट्रॉय करना है तो एक्सरे काम में ले सकते हो आप। पर ज़्यादा ले लोगे तो फिर स्किन को ये अपना क्या है, स्किन के लिए हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी स्किन को, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना। ओके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट, द वेव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कैन पेनेट्रेट द आइनोस्फीयर। हाँ भाई देखो, आपको तो ये ध्यान रखना कौन सी फ्रीक्वेंसी पेनेट्रेट, पेनेट्रेट का मतलब कर देना पार करना, पार कर देगी। तो कौन सी पार कर देगी आइनोस्फीयर को, तो आइनोस्फीयर की बात कर लेते हैं। आइनोस्फीयर आपने स्काई वेव प्रोपोगेशन पढ़ा, स्काई वेव में मैक्सिमम होती है 30 मेगाहर्ट्ज, इससे कम कम रखोगे वापस आ जाएगी, इससे ज़्यादा रखोगे वापस नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर बताओ क्या हो जाएगा, देखो मोर देन 5 हर्ट्ज बिल्कुल गलत, 10 हर्ट्ज बिल्कुल गलत, लेस देन 30 हर्ट्ज बिल्कुल, मोर देन 30 हर्ट्ज। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लें, आप कह रहा है कि भाई कौन पेनेट्रेट पार कर देगी, लौट के वापस नहीं आएगी। तो यहाँ पे याद रखना, इसमें थोड़ा सा
30 हर्ट्ज लिखा है, यहाँ पे आएगा 30 मेगाहर्ट्ज। इससे ज़्यादा कर दोगे ना तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि स्काई वेव प्रोपोगेशन की जो लिमिट है वो 30 मेगाहर्ट्ज से नीचे नीचे है। ऊपर कर दोगे निकल जाएगी आइनोस्फीयर से, फिर टोटली रिफ्लेक्ट होगी, कभी भी रिसीवर के पास में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो देखें आप। व्हाट इज दी, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देख लें जल्दी जल्दी हो जाएंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कितनी होती है भाई। वैक्यूम में होती है c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू निकालें तो 3 × 10⁸ दैट मीन्स इक्वल्स टू लाइट वेलोसिटी। ओके,